नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे। और हमें वही बात जो हमेशा से ध्यान रखनी है कि हमें क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए ही सॉल्व नहीं करना है, बल्कि उन्हें एक्सप्लोर करना है। ये वक्त है कुछ सीखने का, ना कि हम एक एग्जाम दे रहे हैं। तो जितना हो सके उतना ज्ञान हम लोग उस क्वेश्चन के माध्यम से प्राप्त करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ नहीं होते हैं, मात्र एक सिचुएशन होती है। तो एक डिस्क्लेमर के साथ इस क्वेश्चन की जर्नी को हम लोग शुरू करते हैं। माय डियर फ्यूचर इनोवेटर्स, इंजीनियर, डिस्कवरर्स एंड थिंकर्स, इससे पहले कि आप क्वेश्चन की वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ें, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट है। क्वेश्चन की वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन कभी भी मुश्किल नहीं होते हैं, वो बस एक सिचुएशन होता है जो आपने पहले से ही ऑब्जर्व किया है जब आप नेचर से ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं वाया ऑब्जर्वेशन। यह बस आपके ज्ञान को परखने का एक तरीका है। क्वेश्चन कभी मुश्किल नहीं हो सकते, वो मुश्किल तब लगते हैं जब आपके पास उस सिचुएशन को प्रोसेस करने के लिए डेटा कम होता है। और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले आपको वो नॉलेज इकट्ठा करनी चाहिए जो मिसिंग है, और ये आपको क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करने से पता चल जाएगा कि कौन सा ज्ञान मुझे प्राप्त करना है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं, वो या तो ईजी होते हैं या फिर ईजी बट लेंदी हो सकते हैं। इसलिए आप ये वीडियो जिसमें क्वेश्चन दिए गए हैं तभी देखना जब आपने पहले से उस कॉन्सेप्ट को नेचर से एक्सप्लोर कर लिया है, वरना यह बस आपके लिए समय की बर्बादी ही होगी। तो चलो अब क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं इन अ राइट वे। तो अब आपका जो पहला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न मैंने एस सी वर्मा सर की बुक से लिए हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका कि प्रूव करना है आपको कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। आपको ये प्रूव करना है। और ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। अब जरा अगर हम देखें कि यदि मैं कोई भी एक वेक्टर ले लेता हूं किसी भी एक रैंडम डायरेक्शन में, कोई बात नहीं, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर ले लेता हूं बी वेक्टर, ठीक है। कोई भी वेक्टर यदि हम लेते हैं तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। तो हमने यहां पर अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुन लिया, जिसके जरिए हम वेक्टर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तभी हम उसकी दिशा बता सकते हैं और सारी कैलकुलेशन और मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यदि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, जो कि है एक्स वाई प्लेन, जैसा कि हमने लिया है इस केस में, या किसी भी प्लेन में लाई कर रहे हो, एक्स वाई जेड प्लेन में लाई कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। बट यहां पर आपको दोनों वेक्टर नजर आ रहे हैं। अब यदि मैं ए क्रॉस बी वेक्टर करूंगा तो ए क्रॉस बी वेक्टर से मुझे एक रिजल्ट मिलेगा जो कि सी वेक्टर होगा, जो कि जो भी इनकी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। अब यदि सी वेक्टर एक वेक्टर है तो उसकी दिशा क्या होगी? तो ए वेक्टर की तरफ फिंगर्स को किया, बी वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल किया तो वो बाहर की तरफ आया, यानी कि जेड डायरेक्शन में उसका मेरे को रिजल्ट देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने नेचर को ऑब्जर्व करके ज्ञान प्राप्त किया है उसके अनुसार। तो सी वेक्टर जो होगा ना, वो एक्चुअली में ये जो बोर्ड है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि इस डायरेक्शन में है। तो अब अगर मैं सी वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, जो कि ए क्रॉस बी वेक्टर का ही रिजल्ट है, इनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यदि ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, दस दस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? आपका जीरो होगा। और क्या हमें इसमें रिवीजन मिल रही है कि यहां पर डॉट प्रोडक्ट जो होते हैं वो पैरेलल वेक्टर्स के होते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का होता है। तो यदि डॉट प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर का होता है तो सी वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि सी वेक्टर का अगर मैं कंपोनेंट लूंगा यहां पर, अगर मान लो यहां होता तो सी वेक्टर का कंपोनेंट इस पे आता यहां पर कुछ ऐसे, जो कि होता सी कॉस थीटा। अब यहां पर एंगल अगर 90 डिग्री है तो सी कॉस 90, यानी कि उसका कंपोनेंट कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो इसलिए यहां पर रिजल्ट क्या हो जाता है? शून्य। तो बेहद ही आसान सा क्वेश्चन, और इजीली ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन आपने जो सीखा है उसको रिवाइज भी करा रहा है और साथ ही साथ चेक भी कर रहा है कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो सही है या नहीं है। ये सारी चीजें हम क्वेश्चंस के माध्यम से हमें करनी है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि थोड़ा सा थिंकिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बट एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि आपको यहां पर नजर आ ही रहा होगा। पहले पॉज करना, रीड कर लेना क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी लंबी है। बस रीड करना पहले ध्यान से, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पे कह रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है, और ये एक ईस्टर एग टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि फ्यूचर में आप फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को 12th में पढ़ने वाले हो। तो उसी पे यहां पर एक ईस्टर एग की तरह काम कर रहा है कि भविष्य में आपको क्या पढ़ना है और ये वेक्टर का ज्ञान आपको कितना महत्वपूर्ण योगदान प्ले करने वाला है नेचर से बात करके, नेचर से ज्ञान प्राप्त करने में। तो इस सवाल को अगर हम देखें तो यहां पर आता है कि एफ वेक्टर हमें गिवन है, जो कि है क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, इसके बराबर है। सपोज दैट ई वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड बी वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो आप यहां पर एक्स वाई जेड फ्रेम को बना लो। यदि थ्री डायमेंशनल फ्रेम को दिखाना है तो आप यहां पर ऐसे इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि ये कह लो आप एक्स एक्सिस, ये कह लो वाई एक्सिस, और ये कह लो जेड एक्सिस। इस तरीके से आप थ्री डायमेंशनल फ्रेम भी दिखा सकते हो एक टू डायमेंशनल प्लेन के ऊपर।
तो अब अगर हम देखें तो ई वेक्टर जो है मेरा वो है अलोंग एक्स एक्सिस, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी कि ई वेक्टर मेरे पास इस डायरेक्शन में है। ओके, बी वेक्टर मेरा वाई 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 एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो ये हो गया मेरा बी वेक्टर। तो अभी जो इंफॉर्मेशन हमें सवाल से मिल रही है बस हम वही लिख रहे हैं, हम अभी अपना इनपुट नहीं दे रहे हैं, अभी सिर्फ सवाल को लिख रहे हैं। तो अब अगर देखें इन व्हाट डायरेक्शन and with what minimum speed v should the positive charge particle be sent so that net force on it zero। अब देखो, अब हमारे पास ना वेलोसिटी वेक्टर भी है। अब बात यह है कि इन्होंने हमसे जो सवाल पूछा है कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, ये कहां होना चाहिए, ये कहां होना चाहिए कि नेट फोर्स आपका जीरो हो जाए। ठीक है, तो सवाल आता है कि वी वेक्टर क्या होना चाहिए, और अगर वेक्टर पूछा है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बतानी होगी हमें। तो यहां पर विद बट मिनिमम स्पीड v, तो मैग्नीट्यूड पूछ लिया है, एंड इन व्हाट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन पूछा, इन शॉर्ट वेक्टर की जानकारी हमें देनी है। तो अब देखो, ये सवाल जो है ना ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हालांकि स्टार्टिंग डेज में ना, क्योंकि ये स्टार्टिंग डेज के ही सवाल हैं, हमें ये चीज कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट ऐसा नहीं है। सवाल एक सिचुएशन है और ज्ञान आपके पास मौजूद है जो आपने अभी प्राप्त किया होगा वेक्टर की थ्योरी को जब आप स्टडी कर रहे थे तब। तो अब वक्त आ गया है उस ज्ञान के जरिए इस परिस्थिति को ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके, इस सिचुएशन से बात करो जो ज्ञान आपके पास मौजूद है उसके जरिए, और सवाल के जवाब तक पहुंचो। अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी सोचना सीखने का काम हमें करना है, और वही हम करेंगे। तो हम शुरू करेंगे लेयर बाय लेयर, अपने आप जवाब तक हमें नीचे पहुंचा देगा। तो जैसा कि मैं अगर सिर्फ इस पर फोकस करूं, जो कि शुरुआती इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि एफ वेक्टर इन दो वेक्टर्स का रिजल्ट है, यानी कि बेसिकली एफ वेक्टर इज बेसिकली कि आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और जो कि हम जानते हैं कि ए वेक्टर अगर ऐसे ले लेते हैं, बी वेक्टर ऐसे ले लेते हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारा ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, ये ज्ञान हमारे पास है। तो ये बेसिकली क्या है, अगर एक वेक्टर में एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो सिर्फ उसकी लेंथ बढ़ाता है, डायरेक्शन वही रहती है। ठीक है, और वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बेशक ये दो वेक्टर हैं, लेकिन जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर ही मिलता है। तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से भी मुझे क्या मिलेगा, एक वेक्टर ही मिलेगा, और उसमें एक रिजल्ट मैंने एक स्केलर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो वेक्टर ही रहने वाला है, बस उसका मैग्नीट्यूड जो भी इसकी वैल्यू है, मान लेते हैं क्यू है, तो क्यू टाइम्स बड़ा हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो अब अपने पास ये होना चाहिए कि एफ वेक्टर जो है वो इन दोनों के बराबर है। हम ये चाहते हैं, एज पर द क्वेश्चन, हम ये चाहते हैं कि नेट फोर्स इस पे जीरो हो। ठीक है, नेट फोर्स इस पे जीरो हो, तो उसके लिए अगर मैं बात करूं तो यदि मैं इस चीज को जीरो कर दूं, इक्वल टू जीरो कर दूं, ठीक है, गणित की भाषा में बात करते हैं, तो इस हिसाब से क्यू ई वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। अब क्यू से क्यू डिवाइड कर दो तो इसका मतलब ई वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी क्यू नहीं, नेगेटिव ऑफ ब्रैकेट लेते हैं वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखो प्लस माइनस का ज्ञान, प्लस माइनस हमें क्या कहता है कि यदि ये दिशा आपके लिए प्लस है तो माइनस उसकी विपरीत दिशा होगी। ओके, तो अगर ई वेक्टर मेरा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का नेगेटिव के बराबर है, यानी कि वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से जो भी रिजल्ट आता है मैं उसको आर मान लेता हूं, ये एक आर वेक्टर है, नेगेटिव ऑफ आर वेक्टर, तो इसका मतलब क्या होगा कि आर वेक्टर मान लेते हैं इधर है, तो ई वेक्टर उसके अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि ये वेक्टर ए वेक्टर है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन विद सेम मैग्नीट्यूड ये माइनस ए वेक्टर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आर वेक्टर जो भी है मेरा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके जो रिजल्ट आ रहा है वो आर वेक्टर है मेरे पास, तो उसकी जो भी डायरेक्शन है ई वेक्टर उसके अपोजिट होना चाहिए। तो अब जो हमने डेटा क्वेश्चन से लिया है उसके हिसाब से ई वेक्टर की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है, तो यानी कि ये आर वेक्टर की डायरेक्शन कहां होनी चाहिए, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो आर वेक्टर मैंने यहां लिख दिया। अब देखो ई वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव आर वेक्टर, और मैंने लेंथ जो है ई वेक्टर के बराबर ही ली है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे अगर रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस में चाहिए, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चाहिए, सॉरी ये जो रिजल्ट वेक्टर है, रिजल्टेंट नहीं रिजल्ट, ये जो मेरा रिजल्ट वेक्टर है अगर मुझे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चाहिए तो मेरी वेलोसिटी कहां होनी चाहिए, क्योंकि ये आर किससे आ रहा है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से आ रहा है, आर आ रहा है वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से, बी वेक्टर कहां है, वाई डायरेक्शन में। ठीक है, वाई डायरेक्शन में है, एंड वी क्रॉस बी वेक्टर लेना, यानी पहले मुझे वी वेक्टर के डायरेक्शन में रखना होगा और फिंगर्स को बी वेक्टर के डायरेक्शन में कर्ल करना होगा। तो जरा अगर मैं अपने अंगूठे को मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस इधर अंदर जा रहा है और जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो मैं यहां पे प्लेन में बना लेता हूं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये मेरे पास ऊपर की तरफ जेड एक्सिस है। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है वो प्लेन में इस तरीके से, मतलब पॉजिटिव वाई इधर है, सॉरी पॉजिटिव वाई अंदर की तरफ है, नेगेटिव वाई बाहर की तरफ है। ओके, तो अगर मैं
बी वेक्टर की तरफ देखूं, जो बी वेक्टर तो अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम ये कहते हैं कि यदि मेरा, सोचो, जब किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब अगर कोई चीज नेगेटिव एक्स में होनी चाहिए तो जेड और वाई का जो प्लेन है, जेड और वाई का प्लेन है, ये तो जेड एक्स प्लेन लिख रहा है ना आपको, तो जेड और वाई का प्लेन बनाता हूं अगर मैं यहाँ पे, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, ठीक है, और यहां पर बी वेक्टर है, तो वेलोसिटी वेक्टर अगर जेड डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, वी वेक्टर की तरफ उंगली की। अब इस केस में जो एक्स है वो बाहर की तरफ पॉजिटिव है, अंदर की तरफ नेगेटिव है, वी क्रॉस बी लूंगा तो देखो मेरा फिंगर माइनस एक्स की तरफ आ रहा है। तो इस चीज से, यानी कि जो ज्ञान हमारे पास है उसकी मदद से हमें यह पता चल रहा है कि वी वेक्टर यदि जेड डायरेक्शन में हो, वी वेक्टर यदि जेड डायरेक्शन में हो, तो अगर मैं v क्रॉस b करूंगा तो वो नेगेटिव x की तरफ आएगा, क्योंकि पहले जो वेक्टर है हमें उसकी तरफ फिंगर्स करना है और क्रॉस में जो दूसरा वेक्टर है उसकी तरफ कर्ल करना है, तो ये आया माइनस x की तरफ आया। तो v हमारा कहां होना चाहिए, तो v वेक्टर की डायरेक्शन मिल गई, यानी कि ये यहां पर मैं इक्वल टू लिख के k कैप लिख देता हूं, ठीक है, के कैप, डायरेक्शन के लिए मैंने के कैप लिख दिया। अभी इसकी वैल्यू नहीं पता है, बट वैल्यू के लिए मैं यहां पर v लिख देता हूं, v वैल्यू हो गई, v वेलोसिटी जो उसका मैग्नीट्यूड है के कैप के बराबर है। तो अब देखो अब ये दोनों वेक्टर के डायरेक्शन का तो मामला सिमट गया। अब अगर डायरेक्शन का मामला सिमट गया तो मैग्नीट्यूड में ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। ध्यान से सुनना, यहां पर प्लस माइनस जो है वो डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे जाओ, जो हमने सीखा है उस पे जाओ, प्लस माइनस डायरेक्शन बता रहे हैं। जब हम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वहां प्लस माइनस नहीं आएगा, उसी में लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो कि ई के बराबर है, ठीक है, और वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी बी के बराबर होगा, क्योंकि वी और बी जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर हैं। अब यहां पर लेकिन एक और बात आती है, जरा सोचने वाली बात आती है, ठीक है, कि वी जरूरी नहीं है कि जेड डायरेक्शन में ही हो, जरूरी नहीं है कि जेड डायरेक्शन में ही हो। देखो देख देख के चीजें सीखने को मिलती हैं। यदि जेड और वाई का प्लेन ले लिया जाए, जेड और वाई के प्लेन को, सिर्फ अब जेड और वाई का जो, जैसे मान लो एक पेपर रखा हुआ है, इस पेपर की तरह देखो तो वो ये रहा, ठीक है। अगर मैं वी वेक्टर सिर्फ जेड में लूं, और मैं यहां भी तो ले सकता हूं, मैं यहां भी तो ले सकता हूं वी वेक्टर जो कि एंगल थीटा बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, लेकिन ये जेड वाई प्लेन में ही है। इस केस में भी तो इसका जो रिजल्ट होगा वो एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स की तरफ ही होगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आपका जो प्लेन बनता है, जो दो वेक्टर जिस प्लेन में रहते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप थीटा एंगल पर भी ले सकते हो। इट मींस कि अगर मैं देखूं v क्रॉस b वेक्टर, तो वो बेसिकली क्या निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा वी बी साइन थीटा, वी बी साइन थीटा, एंड यहां मेंशन करो थीटा इज एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड बी वेक्टर, वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। ऑल्सो वी वेक्टर जो है वो सिर्फ के वेक्टर में नहीं है, इसकी एक पॉसिबिलिटी भी ले लेते हैं, वो वाई डायरेक्शन में भी है, जेड डायरेक्शन में भी है, तो यानी कि जे कैप एंड के कैप, ठीक है, जे कैप एंड के कैप, और यहां पे प्लस लगा दो, यहां पे कोई वी जेड डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड होगा, यहां वी वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड होगा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। पर पैरेलल नहीं हो सकता है, क्योंकि पैरेलल हुआ तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, तो पैरेलल नहीं हो सकता, यानी कि थीटा की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। चलो इसी के साथ अगर हम देखें तो v क्रॉस b आपका v b साइन थीटा के बराबर हो जाता है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v क्रॉस b वेक्टर आ जाएगा आपके पास, ये रहा मैग्नीट्यूड ही है, ये v b साइन थीटा जो है वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये आ जाता है इक्वल टू v b साइन थीटा, ठीक है। तो v आपके लिए निकल कर आ जाता है e अपॉन में b साइन थीटा। यहां पर मैंने नेगेटिव नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि इस चीज को कि उसकी वैल्यू नेगेटिव है। यहां पे अगर a वेक्टर और माइनस a वेक्टर को देखते हैं तो यहां पे माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि उसके वैल्यू का पार्ट है। मैग्नीट्यूड a वेक्टर का और माइनस a वेक्टर का दोनों का बराबर होता है, यानी कि उन दोनों की वैल्यू इक्वल है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस a वेक्टर आ रहा है। तो यहां पर v आ जाता है e अपॉन में b साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम, अब देखो, अगर मैं यहां पे कहूं कि थीटा एंगल पर मुझे निकालना है, तो यहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं कहूं जीरो नहीं ले सकता हूं, लेकिन जीरो से ऊपर की कोई भी वैल्यू अगर मैं ले लेता हूं, ठीक है, तो अब हम इसे सेट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ई अपॉन में b साइन थीटा, ठीक है, वेयर थीटा बिलोंग्स टू, जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, लेकिन पाई बाई टू आएगा, पाई बाई टू आएगा, तो यहां पर ये आ जाता है। एंड आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, थीटा लाइज इन वाई जेड प्लेन, थीटा लाइज इन वाई जेड प्लेन, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड y
एक्सेस, वी वेक्टर एंड वाई एक्सेस, आपको ये प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो इनफाइनाइट वैल्यूज है, बट ये आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। बट एज पर द बुक अगर हम जाएंगे तो वहां एक ही आंसर दिया होता है, जिसमें आप उन सारी पॉसिबिलिटीज में से कोई एक यूनिक पॉसिबिलिटी बता रहे हो। तो यूनिक पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लो, 30 डिग्री ले लो, 60 डिग्री ले लो, लेकिन इस हिसाब से बहुत सारी ले सकते हो, 90 डिग्री ले लो, ठीक है। तो हमारी बुक में जो आंसर लिखा होगा, मैंने इसका आंसर देखा नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली 90 डिग्री के लिए ही लिया होगा, क्योंकि यहां पर पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बन जाती है, बट यहां पर एक यूनिक पॉसिबिलिटी बन रही है। बट हाँ, आप कोई एक पर्टिकुलर एंगल बता के भी, जैसे 45 डिग्री बता के भी आंसर बताते हो तो वो सही है, ठीक है। 30 डिग्री लेकर भी आंसर बताते हो तो वो सही है। तो ऑल पॉसिबिलिटीज का आंसर ये रहा। सिंगल पॉसिबिलिटी का आंसर अगर मुझे देना है, सिर्फ अगर मैं 90 डिग्री लेता हूं तो वो के डायरेक्शन में आ जाता है, तो v विल बी इक्वल टू ई अपॉन में b, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो ये एक ऐसी वैल्यू आ जाती है कि अगर आप वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के रेशियो के बराबर रखते हो, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास, कहां गया, नेट फोर्स जो होगा आपके पास ये रहा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। बट देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। तो ध्यान से देखो, यहां पर एक बात सिखा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि जब हम पन्ने पलट के आंसर देखेंगे ना, तो शायद हमारे पास एक ही आंसर हो, बट इन एक्चुअल रियलिटी देयर आर मेनी पॉसिबल वैल्यूज, मेनी पॉसिबल वैल्यूज। तो यहां से हमारी सोच में एक ग्रोथ होती है कि क्या पता सेम सवाल हम पूछ सकते हैं एट 45 डिग्री, एट 30 डिग्री, एट 72.3879 डिग्री पर, किसी भी एंगल पर पूछा जा सकता है। बट यदि हम विस्तार पूर्वक चीजों को ऑब्जर्व ना करें, अपने ज्ञान का आकलन ना करें, ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ अगर क्वेश्चन को ही सॉल्व करने पर फोकस करेंगे तो हमारे ब्रेन में सोचने की क्षमता विकसित तो होगी, लेकिन कम विकसित होगी, बट हम ज्यादा विकास भी कर सकते हैं। तो ये वक्त आपका सीखने का है, एग्जाम में सोचना नहीं है, लेकिन एग्जाम से पहले सब सोचो, ताकि आप हर परिस्थिति को एक्सप्लोर करके रखो, ताकि एक कभी पूरा एक नया सवाल भी बन के आ जाए तो भी आपके लिए वो कोई एक चैलेंज बनकर ना है, बल्कि आपको पता हो कि यार मैंने तो हर परिस्थिति को ऑब्जर्व किया है। जब सारी परिस्थितियां ऑब्जर्व है तो उसके बाहर तो कोई परिस्थिति होती ही नहीं है, तो एग्जामिनर क्या ही पूछ लेगा, जो भी पूछेगा वो मैं बता दूंगा। तो उस केस में जो मेरे मार्क्स आएंगे ना, वो मेरे नॉलेज के मार्क्स होंगे, और वो जस्टिफाइड मार्क्स होंगे। बिना ज्ञान के जो मार्क्स आ जाते हैं ना, वो जस्टिफाइड नहीं होते हैं लाइफ के लिए। तो देखो, ये सवाल हो गया हल, है बड़ा ही सिंपल सा सवाल। अब बारी है आप इसे सेल्फ जरूर करना। तो अब बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। मैं स्क्रीन पे लगा देता हूं, जब तक रब कर रहा हूं आप इसको पढ़ो और पॉज करके पढ़ो इसको, ठीक है। तो देखो, अगले सवाल के अनुसार चलें तो एक पार्टिकल, ये भी एक थिंकिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन है। एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे, जो कि कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है, मतलब रफ्तार में परिवर्तन नहीं है, ठीक है। एट अ सर्टेन टाइम इट इज एट अ पॉइंट p ऑन इट स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब एक सर्टेन टाइम पर पॉइंट P पर है अपने स्ट्रेट लाइन पाथ पर, O जो है फिक्स पॉइंट है। शो दैट OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन P। चलो ओके, तो देखो यहां पर ना लाइन कहां है ये हमें मेंशन नहीं किया गया है, कोई बात नहीं, लाइन को मेंशन नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं, हम 2 डायमेंशन से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर 2 डायमेंशनल फ्रेम बना लेता हूं, ठीक है। अब देखो, लाइन मेंशन नहीं है कि कौन सा पाथ है, क्या डायरेक्शन है, तो मैं लाइन को मुझे रैंडमली लेना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक रैंडम लाइन लूंगा यहां पर। तो अगर मैं रैंडमली एक लाइन बनाता हूं, तो मान लेते हैं मैं ये लाइन ले लेता हूं, ये लाइन मैं ऐसे डॉट्स के साथ लाइन को शो कर देता हूं, ये रहा। तो टेढ़ी मेढ़ी बन गई, कोई बात नहीं, ठीक है। या चलो एक स्ट्रेट लाइन सीधी खींच लेते हैं। अरे यार, गंदी ड्राइंग हो जाती है, तो ऐसे बना लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन, ये रही, ठीक है। ये वो स्ट्रेट लाइन है जहां पर वो जा रहा है, यानी कि ये जो पार्टिकल है मेरा, ठीक है, ये जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में v वेक्टर से जा रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मेजरमेंट किया जा सकता है, v वेक्टर है, एंड o इज अ फिक्स पॉइंट, ओ कोई भी एक फिक्स पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो, हम चाहने को तो ओरिजिन भी ले सकते हैं, बट हमें तो एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो हम ओ को कोई एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी रैंडम पॉइंट ले लिया, इंस्टेड ऑफ ओरिजिन एक रैंडम पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब एक सर्टेन टाइम के बाद, ठीक है, पार्टिकल जो है वो पॉइंट P पर पहुंचता है अपने स्ट्रेट लाइन पे, एंड O एक फिक्स पॉइंट है। शो दैट OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन P, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन P। तो भैया ये जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं वो कहीं पर भी यहाँ पर, इसी पॉइंट को P मान लेते हैं, यहाँ पहुंचा तो ये P पॉइंट है, ठीक है। तो OP वेक्टर जो होगा ना, वो बेसिकली ये होगा आपका OP वेक्टर। तो ये आ गया आपके लिए OP वेक्टर, और V वेक्टर आपके लिए इधर आ गया है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि ये OP वेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट है
इंडिपेंडेंट है पोजीशन P के। अब ये जो P पोजीशन है ना, ये वेरी करती रहेगी। कैसे? मान लेते हैं ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। अब मैं इसको मैं P1 बोलता हूं तो OP1, और इसको P2 बोलता हूं P2, तो OP जो वेक्टर होगा वो इधर होगा, ठीक है। OP2 वेक्टर इधर होगा और V वेक्टर इधर होगा, ठीक है। सिमिलरली थर्ड पॉइंट भी ले लो, इसको P3 वेक्टर कर दो। OP3 वेक्टर और V वेक्टर तो आपका अभी भी इधर ही रहने वाला है, V वेक्टर, ठीक है, वो इधर ही रहने वाला है। तो हम इन दो परिस्थितियों को देखते हैं और समझते हैं। अब यदि मैं देखूं यहां पर, ठीक है, तो मैं पहला केस देखता हूं। देखो, मुझे एज अ स्टूडेंट, ध्यान से सुनना इस बात को, ये बहुत काम आएगा। मुझे एज अ स्टूडेंट नहीं पता है कि क्या करना है, ठीक है। मुझे एज अ स्टूडेंट नहीं पता है कि क्या करना है, तो आप सिर्फ वही करो जो आपने सीखा है ज्ञान लेते वक्त। तो मैंने दो सिचुएशंस ले ली। मुझसे ये कहा गया है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओपी वेक्टर दिखाई दे, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन नजर आए। ध्यान से सुनना, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन नजर आए, बट मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे निकालूं। तो मैंने तीन सिचुएशन ले ली, ठीक है। मैं भी एक एक्सप्लोरर हूं, ठीक है। तो मैं इन तीनों सिचुएशन में, पहली सिचुएशन में जब P1 है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, OP1 वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, जो कि मेरे पास रिजल्ट 1 वेक्टर के नाम से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने दूसरे वेक्टर को भी लिया, OP2 वेक्टर क्रॉस V वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्ट 2 वेक्टर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इन दोनों वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो वो बेसिकली क्या आएगा, OP1 मल्टीप्लाई V मल्टीप्लाई साइन। अब θ1 एंगल ले लेते हैं। अभी कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो θ1 एंगल है। अब जो एंगल है वो θ2 एंगल है, और यहां पे जो एंगल होगा वो ऐसे आएगा, θ3 एंगल होगा, ठीक है, θ3 एंगल होगा। तो ये मैंने रिजल्ट लिख दिया। ये आ जाता है R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि जब मैंने सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड लिखा है। सिमिलरली R2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आएगा मेरे पास OP2 मल्टीप्लाई V मल्टीप्लाई साइन θ2, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन की जानकारी नहीं है। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हम देखें ये XY प्लेन में ही लाई कर रहा है। OP1 वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, OP2 वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी, OP3 वेक्टर की भी डायरेक्शन ये होगी। यानी कि तीनों के तीनों अगर XY प्लेन में लाई कर रहे हैं तो तीनों रिजल्ट्स अगर मैं निकालूंगा तो वो Z डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन तो इनके सेम आ रहे हैं। चलो, तो डायरेक्शन तो सेम है, ओके। अब बात करते हैं कि यार जो मेरे पास रिजल्ट आया है, यदि मैं तीसरा रिजल्ट भी लिख लूं तो वो मेरे पास आएगा OP3 वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू R3 वेक्टर। तो मेरे पास R3 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा OP3 मल्टीप्लाई V मल्टीप्लाई साइन θ3। अब जरा समझो इस बात को, आपने जो किया आप वही कर पाए ना जो आपको पता है। आप सिर्फ अभी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हो, क्योंकि हमने ज्ञान लेते वक्त ऐसी तो कोई चीज पढ़ी ही नहीं है जहां पर हमें यह समझ आए कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। लेकिन अब सोचो, यदि वो सवाल पूछ रहा है तो यहां पर वो आपको सोचने के लिए कह रहा है और आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये आपके जीवन में एक प्रॉब्लम की तरह आया है। एक क्वेश्चन को हम लोग प्रॉब्लम्स ही बोलते हैं, प्रॉब्लम की तरह आया है, बट एक थिंकर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहां से हम कुछ सीखने वाले हैं। अब क्या सीखने वाले हैं हमें नहीं पता, लेकिन जब हम थ्योरी को सीख रहे थे तो नेचर से सीखने का क्या तरीका था। जो ज्ञान आपके पास मौजूद है हो, स्टे क्यूरियस, ऑब्जर्व करो, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करो। जो ज्ञान आपके पास मौजूद है मैथ्स का, उसके जरिए नेचर खुद ब खुद जवाब देगा। तो आपके पास ये तीन रिजल्ट्स हैं, इन्हीं तीन रिजल्ट को अब आपको ऑब्जर्व करना है और देखते हैं यहां क्या देखने को मिलता है। तो OP1 है V है साइन थीटा है, OP2 है V है साइन थीटा है, OP3 है V है साइन θ3 है, θ1 θ2 θ3 है। ये तीन चीजें हैं मेरे पास। तो इट्स टाइम कि मैं इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करूं। तो ऑब्जर्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस ड्राइंग को उठाता हूं, सीधा करके रखता हूं, ताकि मैं इसको अब ज्योमेट्रिकली देख सकूं, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। मान लेते हैं इस लाइन को मैंने ऐसे सीधा कर दिया, ठीक है। P1 मैंने इधर ले लिया, ये मेरे पास P1 है, ये मेरे पास P2 है, ये मेरे पास P3 है। O मैंने इधर ले लिया, ठीक है, ये इधर किया, ये इधर लगाया, और ये इधर, ओहो टेढ़ा बन गया, ठीक है, ये मैंने इधर ले लिया, ठीक है। अब देखो ये मैंने क्यों किया, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता है आगे कैसे जाना है, लेकिन जो दिख सकता है वही करूंगा, जो मैंने आज तक ज्ञान लिया है वही करूंगा। तो बस ये थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा था डायग्राम, इसको उठा के मैंने ऐसे सीधा कर दिया, ठीक है। तो ये रहा मेरा O, अब ये रहा P1, ठीक है। अब V जो है, V तो तीनों केस में देखो ऊपर की तरफ ही है, V तो तीनों केस में तीनों पोजीशन पर ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, इनमें क्या करूं मैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार देखते हैं, चलो V साइन थीटा को देखते हैं, ठीक है। पहले तो ये एंगल हो गया θ1, ये एंगल हो गया θ2, और ये एंगल हो गया θ3, ठीक है। अब OP साइन θ3, OP साइन θ3, अगर मैं इसको देखूं, चलो मैं OP और साइन थीटा को देखता हूं, OP साइन थीटा को एक साथ देखता हूं, यानी कि OP को अगर मैं देखूं तो मैं उसका कंपोनेंट निकालता हूं। एक काम करता हूं, OP को मैं देखूं तो ये रहा OP का लेंथ, ठीक है। तो अगर मैं OP cos थीटा देखूं तो वो इस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड होगा। इट मींस
जो मैंने जानता हूं वो ये है कि यदि मेरे पास कोई एक लाइन है, मान लेते हैं ए लेंथ की लाइन है, एंगल अगर थीटा है, तो यहां पर अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो ये आ जाता है ए कॉस थीटा, ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ आ जाती है ए साइन थीटा। ठीक है, ये आ जाती है। और ये वो ज्ञान है जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री से ऑब्जर्व किया है और वेक्टर में भी स्टडी किया है। तो देखो, मुझे जो दिख रहा है ना, मैं बस वो वहां पे देखने की कोशिश कर रहा हूं, शायद कुछ समझ आ जाए, शायद कुछ समझ आ जाए, तो मैं वो देखने की कोशिश कर रहा हूं। तो ओपी अगर मेरे पास इस तरीके से, इस ड्राइंग को ऐसे देखते हैं, ये रहा मेरे पास, ये रहा मेरे पास ओपी, ठीक है, ये रहा मेरे पास OP1, ठीक है, और ये है एंगल थीटा। ओके, तो अगर मैं यहां पर OP cos थीटा करूंगा तो वो एक्स कंपोनेंट आएगा, ठीक है, और OP sin थीटा करूंगा तो बेसिकली यहां पे देखो, यहां से यहां तक की लेंथ होगी OP1 cos थीटा 1, और ये वाली लेंथ होगी आपकी OP1 sin थीटा 1। ठीक है, अब ये एंगल जो है वो मोर देन 90 डिग्री वाला है, बट हमने तो ट्रिग्नोमेट्री में ऑब्जर्व किया है कि वैल्यूज कैसे निकालनी, अगर थीटा 1 मोर देन 90 होगा तो ऑटोमेटिकली इसका जवाब नेगेटिव हो जाएगा, बट इसका जवाब पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो मेरे को OP1 sin थीटा 1 दिख रहा है, जो कि अगर मैं यहां से देखूं तो वो इस लेंथ के बराबर है। उसको मैं अलग कलर से प्रदर्शित करूंगा आपको। OP1 sin थीटा 1 जो है वो इस लेंथ के बराबर दिख रहा है, OP1 sin थीटा 1, यानी कि ये लेंथ किसके बराबर है, OP1 sin थीटा 1 के बराबर है। ओके, अब अगर मैं OP2 को देखूं तो OP2 भी कुछ इसी तरीके से, ये रहा मेरे पास थीटा 2 एंगल, ठीक है, तो ये लेंथ कितनी आएगी मेरे पास, और ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ आएगी, ये OP2 है तो ये आएगा OP2 cos थीटा 2, और ये आएगा OP2 sin थीटा 2। ठीक है, तो ये लेंथ मेरे पास कितनी हो गई, OP2 sin थीटा 2। अब O ये रहा, P2 ये रहा, ठीक है, तो अरे ये तो सेम लेंथ के बराबर आ रही है, यानी कि यही लेंथ जो है वो तो OP2 sin थीटा 2 के भी बराबर है। एंड सिमिलरली अगर मैं OP3 में देखूं तो यही लेंथ मेरी OP3 sin थीटा 3 के बराबर है। ओके, तो अब एक बात हमें याद आती है कि हाँ यार, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, यदि दो वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो बेसिकली उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ना, जो कि ए साइन थीटा वेक्टर के बराबर होता है। तो ए साइन थीटा और बी के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। और अब ये पोजीशन कुछ भी हो, देखो यहां पे देखो, पोजीशन P1 हो, P2 हो, P3 हो, कुछ भी हो, ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि O फिक्स पॉइंट है और इस लाइन से एक फिक्स दूरी पर है, तो इन दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, ध्यान से सुनना, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इररिस्पेक्टिव आपकी पोजीशन कुछ भी हो, वो आपका सेम ही आ रहा है हर परिस्थिति में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पोजीशन P1 P2 P3 कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं, इसका जो भी वैल्यू है, ये तो लेंथ के बराबर ही है ना, k के बराबर आ रही है, तो वो हमेशा k के बराबर रहेगी। तो ये जो रिजल्ट है मेरे पास, कहां गया मेरा रिजल्ट, ये रहा, ये मेरे पास vk के बराबर होगा। k तो हम k कैप के लिए यूज करते हैं, तो मैं यहां पर m ले लेता हूं, ठीक है, m ले लेता हूं, तो ये वैल्यू mv के बराबर होगी, ये वैल्यू mv के बराबर होगी, m फॉर मास नहीं है, कोई एक रैंडम ऐसी मैंने वैल्यू लिख दी है, ठीक है, mv के बराबर होगी। तो यहां पर वेलोसिटी और m आ रहा है, और m एक कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा है इस परिस्थिति में। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो आपका OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर है, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है आपके पोजीशन के। और ये अपने आप में एक ईस्टर एग भी है पाथ इंडिपेंडेंस के लिए, जो कि आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे भविष्य में कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो यहां पे देखो, एक्चुअली में पाथ पे ये जा रहा है, बट पोजीशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, रिजल्ट आपका एक कांस्टेंट ही आ रहा है। और यही सेम चीज आप एंगुलर मोमेंटम को जब पढ़ोगे ना, एक स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी जा रही होगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम जब निकालोगे तो यही सेम परिस्थिति वहां पर अराइज होने वाली है, यानी कि आपके 11th ग्रेड में भी और आपके कॉलेज टाइम में भी ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इन सवालों के जरिए आपको भविष्य के ईस्टर एग भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखो, ये सवाल सिर्फ आपको सुन के देखना नहीं है, आपको इस पे खुद से सोच विचार करना है, क्योंकि इन दी एंड आपको सोचना सीखना है, आपको अपने आप को इवॉल्व करना है और सोचना सीखने की शक्ति को और बेहतर करना है समय के साथ। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस सॉल्यूशन तक की एक रेस नहीं लगानी है, ये वक्त है सोचने का, तो आपको यहां पर सोचना है। ठीक है, चलो, तो देखो ये सवाल भी हुआ हमारा समाप्त। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये तो बड़ा ही बेहद ही आसान सा सवाल आ जाता है हमारे पास, जो कि आपके लिए दे रहा है, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं आपको। ए वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3j कैप है, 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। एंड बी वेक्टर आपको गिवन है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, ठीक है। अब कई जगहों पर ना आप लोगों को यह भी सिखा दिया जाता है कि क्रॉस प्रोडक्ट यदि करना हो IJ के, तो आप ऐसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेना, ठीक है, 4 3 2, ठीक है, ऐसे कर लेना।
ठीक है। और फिर आपको ये सिखा दिया जाता है यहाँ पे प्लस लिख देना, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर इसको भूल जाना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, इसको भूल जाना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना। मत करना ऐसा, ट्रस्ट मी, मत करना ऐसा, क्योंकि अभी आप एग्जाम नहीं दे रहे हो। ध्यान से सुनना, कल जब आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ लोगे तब आपके पास इस चीज को करने के पीछे का एक वैलिड रीजन होगा। अभी आपने उन चीजों को पढ़ा नहीं है, कोई रीजन नहीं पता आपको कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इससे ना एक चीज पोर्ट्रे होती है कि हम चीजों को रटने सीखने की आदत डलवा रहे हैं अपने ब्रेन को। कुछ दिनों में आप सीख जाओगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, तब इसको कर लेना। और आप वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट तो अपने फाइनल एग्जाम से पहले ही सीखोगे ना, तो तब हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सवाल को हल करना नहीं है। ध्यान से सुनना, सवाल को हल करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सप्लोर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब सवाल को हल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत लग रही है। आई मीन टू से हल करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस आंसर मिल जाए उस चीज को प्रायोरिटी मत रखो। आपकी जर्नी इंपॉर्टेंट है, आपने जो सीखा है आपको अभी सिर्फ उस पर रिलाई करना है। ये वाला जो तरीका है ये किसी काम का नहीं है अभी, जब तक हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ नहीं लेते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो उसकी ओरिजिन हमें पता होगी, रीजन हमें पता होगा, मैथमेटिक्स में लंबे कैलकुलेशंस को आसान कैसे कर रहे हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये हमें पता होगा। बिना जाने ये एक प्रक्रिया याद करने जैसा है, और उस चीज को बढ़ावा हमें देना ही नहीं है। हमें अपने ब्रेन को गलत तरीके से प्रिपेयर कभी नहीं करना है, इवन दो वो चीज चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो। जब सीख जाएंगे करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जब तक नहीं पढ़ा है अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना अभी के लिए जानते हैं, और अभी हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अभी हम ज्ञान प्राप्ति की राह पर चल रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। तो अब हम इन दोनों का यदि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो ऐसे लिखेंगे 2i कैप 3j कैप 4k कैप, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब देखो यहां पर ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन ही करना है, हम जानते हैं i क्रॉस i शून्य होगा, j क्रॉस j शून्य होगा, k क्रॉस k शून्य होगा, आई जे आपका k बना लेगा, वही क्रॉस प्रोडक्ट वाला सीन, ठीक है। तो लिखते हैं, अपने आप समझ आएगा, इवन दो वो प्रक्रिया कम समय लेगी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया अभी वो आपके लिए वर्दी नहीं है, ठीक है। तो 2 4 8 i क्रॉस i, ठीक है, स्केलर्स मल्टीप्लाई होंगे और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो कर दिया, ठीक है, प्लस 2 3 6 i क्रॉस j, ठीक है, प्लस 2 2 4 i है सॉरी i क्रॉस k, ठीक है। फिर अगली लाइन में लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो, 3 4 12 12 j क्रॉस i, ठीक है, प्लस 3 3 9 j क्रॉस j, ठीक है, कैप 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 कैप, ठीक है, 3 2 6 j क्रॉस k, ठीक है। अगली लाइन में आते हैं, 4 4 16 k कैप क्रॉस i कैप, प्लस 4 3 12 k कैप क्रॉस j कैप, प्लस 4 2 8 k कैप क्रॉस k कैप, ठीक है। अब देखो आई वाला तो ये तो शून्य हो जाएगा, आई जे जे और के ये तो शून्य हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो बेशक आपने वो मैट्रिक्स वाले पार्ट को मैंने स्किप किया, लेकिन भविष्य के लिए आप चीजें ज्ञान लेते जाओगे। डायगनली ये जीरो हो रहा है, आपको पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, डायगनली ये जीरो हो रहा है। अब देखो आई क्रॉस जे क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, आई क्रॉस जे प्लस के कैप, ठीक है। तो यहां पर आप के कैप लिख दो, आई क्रॉस के, ठीक है, आई ये रहा, के ये रहा, आई क्रॉस के, ठीक है, आई क्रॉस के सॉरी के तो इधर है ना, आई क्रॉस के माइनस जे आ रहा है, आई क्रॉस के जो है वो माइनस जे आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा माइनस जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, ठीक है। मैं बना देता हूं यहां पर आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप और के कैप बाहर की तरफ है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा, इधर पीछे आ जाएगा माइनस आई कैप, नीचे आ जाएगा माइनस जे कैप, ठीक है। तो अब देखो आई क्रॉस जे देखें, प्लस के कैप बाहर की तरफ, प्लस के अंदर की तरफ माइनस के, ठीक है। और बाहर और अंदर को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, वो मैं आपको दिखाता हूं। एक एरो जो होता है ना, जो वो धनुष वाला तीर होता है, वो कुछ ऐसा होता है, पीछे उसके पंख लगे होते हैं, आगे एक तीर होता है। यदि आप तीर को आगे से देखोगे तो आपको एक डॉट की तरह नजर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर तीर को पीछे से देखोगे तो पीछे ये तो यहाँ पे 2 डायमेंशन है ना, लेकिन ऐसे चारों तरफ निकले होते हैं, जैसे रॉकेट के फिन्स होते हैं ना, ऐसे चारों तरफ निकले होते हैं। तो पीछे से आपको एक क्रॉस और एक सर्कल ऐसे बना दो, ये नजर आता है। तो अगर मैं के कैप को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो के कैप होगा मेरे पास डॉट से रिप्रेजेंट होगा, यानी तीर का आगे का फेस आप देख रहे हो। और अगर मैं माइनस के कैप को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, यानी वो बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो ये मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया है। आई क्रॉस जे जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि प्लस के कैप मैंने लिख दिया। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के सॉरी, आई क्रॉस के कहां है, बाहर की तरफ है। आई की तरफ फिंगर्स रखी, के की तरफ फोल्ड किया तो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी माइनस जे। सिमिलरली जे क्रॉस आई,
ये जे है पहले फिर आई है, तो जे कहां है ऊपर, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के की तरफ जा रहा है, तो यहां पर ये आ जाएगा माइनस के कैप, ठीक है, माइनस के कैप, ये तो जीरो हो गया। जे क्रॉस के, जे ऊपर की तरफ है के बाहर की तरफ है, तो जे क्रॉस के प्लस आई कैप, जे के की तरफ फिंगर कर्ल किया प्लस आई कैप, तो ये हो जाता है आई कैप। ओके, के क्रॉस आई, के बाहर की तरफ है, आई इधर की तरफ है, यानी कि जे कैप, तो ये आ जाएगा जे कैप। और के क्रॉस जे आ जाएगा आपके लिए, के बाहर की तरफ है, जे ऊपर की तरफ है, तो माइनस आई कैप, कहां जाएगा माइनस आई कैप, तो ये आ गया माइनस आई कैप। ओके, तो अब देखो के, ठीक है, अब पहले आई वाला लिख लेते हैं, आई जे के फॉर्मेट में लिखते हैं, 6 आई कैप, ये लिख लिया मैंने 6 आई कैप, और ये लिख लिया मैंने माइनस 12 आई कैप। ओके, अब जे वाला लिखते हैं, 16 जे कैप प्लस 16 जे कैप, और कहां है मेरे पास, ये रहा माइनस 4 जे कैप। ओके, अब के वाला लिख लेते हैं, तो मेरे पास है 6 के कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है, और कहां है माइनस 12 के कैप, ठीक है। सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 6 आई कैप प्लस 12 जे कैप एंड माइनस 6 के कैप, ये रहा मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एंड दैट्स माय रिजल्ट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसके अंदर आपका मैग्नीट्यूड भी है और इसी के अंदर आपका डायरेक्शन भी है, ठीक है, और यहां पर हम इन चीजों को फील भी करना चाहिए। तो 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, तो ये वेक्टर कुछ ऐसे होगा, 2 आई कैप यानी 2 यूनिट आगे बढ़ो, देखो मैं जितना गैप लूंगा वो 1 यूनिट का लूंगा, 1 2, ठीक है, 3 यूनिट वाई में जाओ, तो वाई में जाओ 1 2 3, ठीक है, 4 यूनिट के में जाओ 1 2 3 4, तो ये जो पॉइंट है और ये जो मेरे फिंगर है देख सकते हो आप, ठीक है, शायद आप स्क्रीन 2D है तो आपको नजर ना आए, बट ये यहां से इतना आगे आ चुका है, 2 यूनिट आगे है, 3 यूनिट ऊपर है, 4 यूनिट दूर है, तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है, ठीक है, वो है मेरे पास ए वेक्टर। सिमिलरली इस लाइन को इमेजिन कर लो, ये ऐसे है, ठीक है, इस पॉइंट पे है। अब आते हैं दूसरा बी वेक्टर, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है, फिर 1 2 3, फिर 1 2, तो ये वाला वेक्टर पास में है, ये वाला वेक्टर ऐसे है, देखो पहला वेक्टर ऐसे जा रहा था, दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा था, और इन दोनों को मैं एक पेपर पे रख सकता हूं, ठीक है, तो ये जो तीसरा वेक्टर है ना, ये उसके परपेंडिकुलर है, ये जो तीसरा वेक्टर होगा वो उसके परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि अगर मैं कहूं कि ए वेक्टर जो और बी वेक्टर जो है वो इस पेपर पे ऐसे तिरछा बन रहा है, ये पेपर, ठीक है, ये तिरछा बन रहा है ऐसे पेपर, जिसपे कि इस प्लेन पे मेरा ए वेक्टर भी आ रहा है, ऐसे ये ए वेक्टर आ रहा है और ये बी वेक्टर आ रहा है, और वो इस प्लेन पर लाई कर रहा है, ठीक है, तो जो मेरा जेड वेक्टर होगा, सॉरी जेड कह रहा हूं, जो ये मेरा इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, वो इस डायरेक्शन में, जहां ये मार्कर पॉइंट कर रहा है इस डायरेक्शन में है, जिसका एक्स में मैग्नीट्यूड है -6, यानी एक्स में 1 2 3 4 5 6 पीछे जा रहे हैं, वाई में 12 पॉइंट ऊपर जा रहा है, और जेड में अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो वही डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। तो यहां पे हमने विजुअलाइज भी किया इस चीज को बड़े ही ध्यान से, और इससे हमारी ज्ञान का रिवीजन भी होता है, विजुअलाइजेशन भी होता है, और हमारी थिंकिंग पावर भी एनहांस होती है, ठीक है। तो देखो ये सवाल हो गया अंत, और अब इसी से जुड़ा आएगा आपका अगला सवाल, जो कि 2 3 4 3 4 5, ठीक है, सेम था, अच्छा नहीं, बी वेक्टर बदल दिया है, ठीक है। अगले सवाल को आप देखो, इसमें आपको एंगल बिटवीन देम बताना है, ठीक है। जो देखो पिछले क्वेश्चन में हमने ऑब्जर्व किया कि बेशक ये एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है, 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप एक 3D में नजर आ रहा है, लेकिन कोई भी वेक्टर अगर 3D में नजर आ रहे हैं, मान के चलो एक वेक्टर ये रहा, 3D में मैंने किसी भी एक रैंडम डायरेक्शन में पॉइंट कर दिया, और इसको भी किसी एक रैंडम डायरेक्शन में पॉइंट कर दिया, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अब मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो फिक्स है एक्स वाई जेड, लेकिन ये टेढ़ा बन रहा है, बट स्टिल क्या मैं इसको किसी एक पेपर पे रख सकता हूं? अब मैंने फोन छोटा सा लिया है ताकि मैं दिखा सकूं, ये देखो ये एक प्लेन पर आ गया है, ये जो डिजाइन है ये बेशक टेढ़ा है, एक्स वाई जेड के पैरेलल नहीं है, किसी भी लाइन के पैरेलल नहीं है, बट एक प्लेन पर तो आ सकता है, तो इनका जो रिजल्ट होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा यहां पर, ठीक है। तो ये करना क्यों जरूरी है, ठीक है, आप इनिशियल स्टेज में हो, आपके लिए विजुअलाइजेशन जरूरी है, एक बार सीख गए उसके बाद तो आप ऑटोमेटिकली इन चीजों को समझने लगोगे, और रोटेशन में फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इस चीज की हमें नीड है, तो विजुअलाइज करते रहो ताकि आपका ब्रेन उस चीज के लिए हैबिचुअल हो जाए, इसलिए आपको विजुअलाइज करना जरूरी है। तो अब अगर मुझे एंगल बिटवीन देम बताना है, ठीक है, बेशक इन्होंने एक्स वाई जेड फ्रेम अपना चूज कर रखा है, ठीक है, चूज कर रखा है, अब मुझे इन दोनों के बीच में एंगल बताना है, ठीक है। अब ये एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल तो है नहीं कि आराम से एक्स वाई एक्सिस पे रखा और एंगल बता दिया, लेकिन उसके ऊपर एक पेपर रखा जा सकता है, और ध्यान से सुनना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो मैं दिखाता हूं कैसे। तो ए वेक्टर है बी वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, ठीक है,
और उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं, देखो हम क्या करते हैं, बस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बट हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, इट्स टाइम फॉर विजुअलाइजेशन। हम चाहें तो भैया इनका क्रॉस प्रोडक्ट करें पहले, ठीक है, जो जैसा हमने पिछले सवाल में किया, उससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कि हम करेंगे भी वही, लेकिन हम क्या करेंगे, हम बस एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं कि इस सवाल को ऐसे हल किया जाता है, वो नहीं करना है, विजुअलाइज करना है। तो ए वेक्टर के अगर मैं मैग्नीट्यूड को देखूं तो आएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, जो कि आ जाएगा आपके लिए 9 16 25, 25 और 29 अंडर रूट ऑफ 29। सिमिलरली बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को देखूं तो वो आएगा मेरे पास 3 तिये 9 प्लस 16 प्लस 25, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 50, अंडर रूट ऑफ 50 आ जाएगा, ठीक है। अब हम कहें कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालें हम लोग, तो वो आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, 2i कैप 3j कैप 4k कैप, ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस प्रोडक्ट 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप। अब आपके मन में आएगा कि भैया डिटर्मिनेंट वाले तरीके से कर लो, बट मत करना, ठीक है। 2 3 6, 6i कैप क्रॉस i कैप प्लस 2 4 8 i कैप क्रॉस j कैप प्लस 2 5 10 i क्रॉस k, ठीक है, एंड देन 3 3 9 j क्रॉस i प्लस 3 4 12 j क्रॉस j, देन आपका आएगा 3 5 15 j क्रॉस k, ठीक है, 4 3 12 k क्रॉस i, ठीक है, देन 4 4 16 j कैप सॉरी k कैप क्रॉस j कैप, एंड देन 4 5 20 k कैप क्रॉस k कैप। डायगनल तो शून्य हो गए, आई आई जे जे के शून्य हो गए, ठीक है। आई जे बन जाएगा आपके लिए k कैप, आई के बन जाएगा आपके लिए आई के माइनस जे बनेगा माइनस जे कैप, जे आई बनेगा, जे आई बनेगा माइनस के कैप, माइनस के कैप, जे जे तो जीरो हो गया, जे के बनेगा, जे और के बनेगा आई कैप, ठीक है, आई कैप आएगा, के आई बनेगा, के आई बनेगा जे कैप, के जे बनेगा के क्रॉस जे माइनस आई कैप, ठीक है। अब फटाफट देखो, ये भी कोई प्रक्रिया कोई लंबी थोड़ी है, आसानी तो है। तो 8 के कैप, ठीक है, और पहले आई वाला लिख लेते हैं, फर्स्ट लेट राइट आई वाला, तो आई वाला ये रहा और ये रहा 15 और 16, 15 माइनस 16, 15 माइनस 16 ये माइनस आई कैप है, 15 माइनस 16 यानी कि माइनस आई कैप हो जाएगा, -1 आई कैप, ठीक है। एंड देन जे वाला 10 है और जे किधर है, ये रहा, 12 में से 10 गए, 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप, और के वाला है 8 के कैप, एंड किधर है के कैप, और मेरे लिए ये रहा 8 और 9 -1 के कैप, माइनस के कैप, ये आ गया मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मेरे पास आ गया। ओके, अब देखो सिर्फ फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करो, ठीक है, जरा सोचो, ठीक है। ए वेक्टर ऐसे ही को रैंडम है, देखो 3D में है, एक्स इधर है, वाई इधर है, जेड बाहर है, रैंडम है, ठीक है। बी वेक्टर भी आपके लिए रैंडम है, ठीक है। अब यदि मैं इन दोनों को देखूं तो ये एक प्लेन पर आ जाएगा, जो कि एक सर्टेन टेढ़ा मेढ़ा एंगल बना रहा है, एक्स वाई जेड में टेढ़ा मेढ़ा एंगल बना रहा है, ठीक है। बट अगर ये प्लेन पे आ जाएगा तो मैं क्यों ना अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कुछ इसी तरह देखूं, मैं इसको देखने के लिए ही कुछ इस तरह रखूं कि अब मैं एक्स एक्सिस इधर ले आता हूं, वाई एक्सिस इस पेपर पे ले आता हूं, जो पेपर मैंने इसके साथ अटैच किया, मान लेते हैं मैंने इसके साथ एक पेपर अटैच कर दिया, तो मैंने ब्लू मार्कर के साथ एक्स एक्सिस रख लिया और ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर के परपेंडिकुलर मैंने वाई एक्सिस ले लिया। इट मींस कि अब मैं इन दोनों वेक्टर को अगर रैंडमली शो करूं, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, तो अब मैं एंगल निकालने के लिए क्या करता हूं, मैं एक न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता हूं, जो कि कुछ ऐसे होगा, जो कि इन दोनों के बीच का एंगल बता रहा है थीटा, और ये रहेगा आपका वाई एक्सिस। ये न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, जिसमें मैंने ए वेक्टर को एक्स एक्सिस पे रख दिया। अब देखो बेशक उसकी डायरेक्शन बदल गई, अब ये ए वेक्टर जो हमने 4i 2i कैप 3j कैप 4k कैप की तरह रिप्रेजेंट किया है पुराने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अब वो वैसा नहीं रहेगा, लेकिन ध्यान से देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो √29 ही रहने वाला है, क्योंकि लेंथ उसका सेम है, ठीक है। हालांकि जो डायरेक्शन यहां पर जो आपको डायरेक्शन देखने को मिल रही है वो पुराने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से है, ओके, लेकिन परिस्थिति ने हमसे पूछा है एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो वो पुरानी परिस्थिति में भी जो इन दोनों के बीच में एंगल था और नए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी जो उन दोनों के बीच का एंगल है वो तो सेम ही रहने वाला है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो अभी भी √29 ही रहेगा, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो अभी भी √50 रहेगा, और इनके बीच में एंगल आएगा। तो अब मैं यहां पर कह सकता हूं कि मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा ए बी साइन थीटा, क्या आएगा, ए बी साइन थीटा के बराबर आएगा, जो कि पुराने वाले केस में भी आ रहा है। ये बात किए बिना भी हम सवाल का हल निकाल सकते हैं, लेकिन ये बात मैंने सिर्फ इसलिए बताई ताकि हम विजुअलाइज करें, इन वेक्टर्स को 3D में देखने की एक प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमें हमेशा चीजों को 2D प्लेन पर ही करना है, लेकिन 3D में देखो
जहां पर आपकी फिजिकल लिमिटेशन नहीं जा सकती है ना, वहां थॉट्स जाते हैं। और बड़े बड़े क्रांतिकारी वैज्ञानिकों ने थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए ही चीजों को ढूंढा है। तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन, लेकिन मेक इट अ पार्ट ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन, ताकि आपकी थिंकिंग पावर एनहांस हो और आप चीजों को फील कर सके, इमेजिन कर सके, और इन सब चीजों के डायग्राम अपने ब्रेन में बना लें। आपके ब्रेन में ही XYZ खड़े हो जाने चाहिए 3D फ्रेम के अंदर। मैं विजुअलाइज कर रहा हूं कि एक टेजरेक्ट की तरह एक बॉडी है, जिसका एक कॉर्नर दिख रहा है क्यूब की तरह, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, उसमें A वेक्टर इधर है, B वेक्टर इधर है, इन दोनों के बीच में एंगल है। मैंने एक नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया ऐसे, और इनके बीच के एंगल को देख रहा हूं। तो एक विजुअलाइजेशन ब्रेन में ही हो जानी चाहिए। अब कहने को हम कह सकते हैं कि यार हम तो इस चीज के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि हमें अच्छे से नजर आए, बट अगर काम टेक्नोलॉजी करेगा तो हमारी थिंकिंग पावर एनहांस नहीं होगी, वो डिग्रेड हो जाएगी। क्योंकि बायोलॉजी के अनुसार हम जिस चीज का प्रयोग करेंगे वो एनहांस होगा, जिसका नहीं करेंगे वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए विजुअलाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड इट इज नॉट अ पार्ट कि आपको बस ये काम करने के लिए बोला जा रहा है। इसको समझो कि ये काम आपके लिए खुद के लिए जरूरी है, ठीक है, फॉर योर इवोल्यूशन, फॉर योर ब्रेन डूइंग सम वर्क, उस चीज के लिए जरूरी है। वरना सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना है तो ये पार्ट किए बिना भी हो जाएगा। आ गया ना मेरे पास A क्रॉस B वेक्टर, निकालूंगा मैग्नीट्यूड, वो AB साइन थीटा के बराबर है, ये रहा A ये रहा B, लिख दूंगा साइन थीटा, इक्वल पुट किया, काम हो गया। बिना इसको किए भी ये काम क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन के जरिए विजुअलाइज करने का अगर मौका मिल रहा है तो हमें करना चाहिए। तो अब देखो ये काम कर लिया, अब AB साइन थीटा मैं यहां निकाल सकता हूं। तो A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर 1 + 4 + 1 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा आपके लिए अंडर रूट ऑफ 6, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 6 आ गया। तो ये आ गया मेरे लिए A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, तो यानी कि √29 मल्टीप्लाई √50, यानी AB साइन थीटा, साइन थीटा जो कि है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये आएगा मेरे पास अंडर रूट 6 के बराबर, यानी साइन थीटा आ गया मेरे पास अंडर रूट 6 अपॉन में अंडर रूट 29 अंडर रूट 50, दैट्स इट। यानी कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। ऑब्वियसली हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो हम इसको एज इट इज शो करेंगे, ठीक है, √26, और डेटाबेस में से इसका आंसर बताया जाएगा, जो कि आपके पास नहीं है तो आपने यही लिख दिया, आपका आंसर आ गया, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स के लिए यही कुछ क्वेश्चंस थे जो एस सी वर्मा सर की किताब से मैंने पिक किए थे। बाकी के क्वेश्चंस आप करना। यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसकी वीडियो बनानी जरूरी है और मैं मिस कर रहा हूं, तो प्लीज एप्लीकेशन में आप जरूर उस क्वेश्चन की फोटो मुझे शेयर करिए, मैं उसको जल्दी, सून या लेटर, ठीक है, कभी भी उसको सॉल्व करके, ठीक है, राइट वे में आपको जानकारी देके उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पर अपलोड कर दूंगा। सो ये है देखो आपका मेन इंपॉर्टेंट टास्क। सिर्फ क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन के जरिए विजुअलाइज करना जरूरी है, क्वेश्चन के जरिए अपने ज्ञान को चेक करना जरूरी है, परिस्थिति को ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि आगे के चैप्टर आपको इसी तरह पढ़ने हैं। पढ़ाई 2+2 को सॉल्व करने जितनी ही आसान है, ठीक है। सो इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है, ये वक्त सीखने का है। आप अभी एग्जाम नहीं दे रहे हो, हर बच्चा यही गलती करता है कि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी रगड़ने में लगा होता है, वो एग्जाम में करना। अभी के लिए रफ्तार बढ़ाने का काम आप एग्जाम से 1 महीने पहले आराम से कर सकते हो, लेकिन रफ्तार तभी बढ़ेगी ना जब सारा ज्ञान होगा आपके पास। तो पहली प्रायोरिटी ज्ञान देना है, बाद में रेस में, रेस के लिए हमें, मतलब रेस तो बोलना ही गलत है, ये इस वर्ड से तो मुझे बेकार लगता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब आगे बढ़े, तो रेस बोलना ही एक गलत चीज है। एजुकेशन में रेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो तो निकल जाता है क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है ना, यही वर्ड्स समाज में घूमते रहते हैं तो जबान पर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन बात यह है कि एग्जाम में कम समय में करने के लिए जो रफ्तार आपको बढ़ानी है, वो प्रैक्टिस आपकी आराम से हो जाएगी अगर आपने सारी परिस्थितियां ऑब्जर्व करी होंगी तो। और उसके लिए प्रैक्टिस भी नहीं करनी होती है। जब आप इस तरह से सब विजुअलाइज कर लोगे ना, तो आपको पता होगा आपको अगला स्टेप क्या करना है, ऑटोमेटिकली कम टाइम लगेगा। लॉजिक को समझो, ठीक है। जल्दी लिखने से रफ्तार नहीं बढ़ती है, जब आपने सब सोच लिया है आपकी रफ्तार ऑलरेडी बढ़ चुकी है, क्योंकि अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा ना। जब आपको सोचना नहीं है तो बस अगली अगली लाइन लिखते जाना, आपका काम हो गया, ठीक है। चलो, सो इस वीडियो लेक्चर को यहाँ अंत करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप राइट वे में ही अपने क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करोगे, और इसी वे में करना भी चाहिए। ये कभी मत भूलना, ये वक्त सीखने का है, और सीखने के लिए हमें जितना हो सके उतना ज्ञान प्राप्त करना है सवाल के जरिए, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन के जरिए भी। सो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।